क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो दुनिया के सबसे होशियार दिमाग हैं, सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर हैं और अरबों खरबों डॉलर का निवेश करने वाले बड़े-बड़े फंड मैनेजर हैं, वो सब के सब ढांचागत रूप से सिर्फ और सिर्फ पैसा डुबाने के लिए ही प्रोग्राम किए गए हों? हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म या कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की कहानी लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब हम वित्तीय बाजारों के काम करने के तरीके का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो ये चौंकाने वाला सच एकदम सामने आ जाता है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार एंड्रयू स्मिथर्स की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है, जिसका नाम है व्हेन मार्केट्स फेल। और ये किताब सच में आंखें खोलने वाली है। एकदम। और हमारी आज की इस चर्चा का मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि स्टॉक मार्केट, जिसे अक्सर एक परफेक्ट प्राइसिंग मशीन या एक बेदाग कैलकुलेटर मान लिया जाता है, वो असल में इतना त्रुटिपूर्ण क्यों है। हम इस बात की तह तक आएंगे कि बाजार हमेशा रैशनल तरीके से काम क्यों नहीं करता। और इसी से हमें ये भी समझ आएगा कि इसके भीतर जो बड़े-बड़े क्रैश और विनाशकारी बुलबुले पनपते हैं, उनके असली कारण क्या हैं। इस विषय की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि ये रैशनल मार्केट के उस भ्रम को सीधे तौर पर चुनौती देता है, जिसे दशकों से अकादमिक दुनिया में एक परम सत्य की तरह पढ़ाया जाता रहा है। हाँ, वो थ्योरी जिसे मतलब सब सही मानते हैं। बिल्कुल। स्मिथर्स के जो स्रोत और डेटा हमारे सामने है ना, वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि बाजार कभी कभार नहीं, बल्कि लगातार कई सालों तक पूरी तरह से तरकीन, ओवरप्राइस्ड और वास्तविकता से कटा हुआ रह सकता है। सही बात है। और ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक या किताबी बहस नहीं है। एकदम नहीं, क्योंकि जब ये भ्रम टूटता है और वे विशाल बुलबुले फूटते हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की बुनियाद हिल जाती है। लाखों लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी बस एक झटके में शून्य हो जाती है। तो इस तबाही के मूल कारण को समझने के लिए मुझे लगता है हमें फाइनेंस की उस सबसे बुनियादी थ्योरी को डिकोड करना चाहिए, जिसने इस परफेक्ट मार्केट के भ्रम को जन्म दिया है, जिसे हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं। हाँ, EMH। हाँ, EMH। तो इस सिद्धांत का जो दावा है वो ये है कि किसी भी वित्तीय संपत्ति या शेयर की मौजूदा कीमत हमेशा एकदम सही होती है। मतलब क्योंकि बाजार में मौजूद हर एक नई जानकारी उस कीमत में तुरंत शामिल हो जाती है। ये थ्योरी मानकर चलती है कि बाजार में हर एक व्यक्ति बस एक रोबोट की तरह है, जो केवल ठंडे दिमाग से लाभ और हानि का गणित लगाता है। एक मशीन की तरह है ना? बिल्कुल। लेकिन स्मिथर्स का पूरा शोध इसी बात पर केंद्रित है कि असली दुनिया में ये EMH का सिद्धांत इतनी बुरी तरह से क्यों बिखर जाता है। EMH की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो इसका बुनियादी ढांचा है। अच्छा, वो कैसे? यह थ्योरी अर्थशास्त्र के उस मॉडल पर आधारित है जिसे होमो इकोनॉमिकस कहा जाता है। मतलब एक ऐसा काल्पनिक इंसान जो हमेशा अपने अधिकतम फायदे के लिए पूरी तरह से तार्किक फैसले लेता है। जो असल जिंदगी में तो कभी नहीं होता। एकदम सही। EMH एक ऐसे भौतिकी के फॉर्मूले की तरह काम करता है जो मानकर चलता है कि दुनिया में कहीं कोई गुरुत्वाकर्षण या हवा का दबाव या फ्रिक्शन है ही नहीं। ओहो। कागजों पर या एक वैक्यूम के अंदर तो वो फॉर्मूला एकदम सटीक परिणाम देगा, लेकिन जब उसी फॉर्मूले के आधार पर कोई असली रॉकेट उड़ाया जाएगा, तो हवा के दबाव और घर्षण के कारण वो क्रैश ही हो जाएगा। बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। और फाइनेंस की दुनिया में वो घर्षण और कुछ नहीं बल्कि हमारी इंसानी भावनाएं हैं। अगर बाजार सच में इतना ही एफिशिएंट और परफेक्ट होता, तो कीमतें केवल तभी बदलती जब कोई नई और ठोस जानकारी सामने आती। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बिना किसी नई खबर के भी बाजार एक ही दिन में भारी उतार चढ़ाव दर्ज करता है। ये इस बात का सबूत है कि कीमतों को सूचनाएं नहीं बल्कि भावनाएं चला रही हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ये थ्योरी हकीकत के धरातल पर इतनी बुरी तरह से विफल है, तो फिर हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसे बड़े संस्थानों में और वॉल स्ट्रीट पर इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब शायद उस गणितीय सुविधा में छुपा है जो ये थ्योरी हमें देती है। गणितीय सुविधा मतलब? देखिए, अगर बाजार को हम रैशनल मान लें, तो जो रिस्क है उसे एक साधारण बेल कर्व और वॉलेटिलिटी के फॉर्मूले में बांधा जा सकता है। इससे होता यह है कि जो बड़े-बड़े निवेश बैंक हैं, उन्हें अपनी डेरिवेटिव्स की जटिल किताबें मैनेज करने का एक सुविधाजनक बहाना मिल जाता है। समझ गई, मतलब उनके लिए गणित आसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन साल 2000 के .com बबल जैसे ऐतिहासिक उदाहरण इस गणितीय सुविधा और EMH थ्योरी दोनों की धज्जियां उड़ा देते हैं।
.com बबल का उदाहरण इस बात को गहराई से समझने के लिए बहुत ही सटीक है कि कैसे एक नैरेटिव या कहानी बुनियादी गणित पर हावी हो जाती है। हाँ, 1990 के दशक के अंत वाला दौर। सही कहा। उस वक्त एक नैरेटिव बना कि इंटरनेट हर पुराने बिजनेस मॉडल को खत्म कर देगा। अब देखिए, ये बात तकनीकी रूप से पूरी तरह सच थी। इंटरनेट ने वाकई दुनिया बदल दी। हाँ, वो तो आज हम देख ही रहे हैं। लेकिन बाजार ने इस सही बात से एक बहुत ही गलत निष्कर्ष निकाल लिया। बाजार को लगा कि इंटरनेट से जुड़ा हर उद्यम भारी मुनाफा कमाएगा। स्रोत सामग्रियों में एक कंपनी का जिक्र है, pets.com। हाँ, pets.com का उदाहरण तो बहुत मशहूर है। हाँ, तो ये कंपनी ऑनलाइन पालतू जानवरों का खाना बेचती थी। मजे की बात यह है कि इसके पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था और ये भारी नुकसान में चल रही थी। मतलब प्रॉफिट एकदम जीरो। जीरो। लेकिन सिर्फ अपनी वेबसाइट के नाम के आगे .com लगे होने के कारण शेयर बाजार ने इसकी वैल्यूएशन को आसमान पे पहुंचा दिया। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका कोई मुनाफा नहीं था, वो सुपर बोल जैसे सबसे महंगे इवेंट में विज्ञापनों पर करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा रही थी। यहाँ जो मैकेनिज्म टूट गया था वो था पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स जैसे पारंपरिक मैट्रिक्स का इस्तेमाल। मतलब जब कंपनियों के पास कोई अर्निंग्स या मुनाफा ही नहीं था, तो जो व्यक्ति या विश्लेषक थे, उन्होंने उन आसमान छूती कीमतों को सही ठहराने के लिए वेबसाइट के क्लिक्स को आधार बनाना शुरू कर दिया, जो कि पूरी तरह से बेतुका था। एकदम। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि एक बहुत ही चमचमाती कार है और हम उसकी कीमत इस बात से तय कर रहे हैं कि वो बाहर से कितनी अच्छी दिखती है, जबकि उसके अंदर तो इंजन मौजूद ही नहीं है। बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने, बिना इंजन की कार। हाँ, तो जब तक वो कार ढलान पर लुढ़क रही है तब तक तो सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे ही उसे चढ़ाई चढ़नी होती है, हकीकत सामने आ जाती है। बिना इंजन की कार आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती। और अंततः जब उस इंटरनेट नैरेटिव का नशा उतरा तो नैस्डैक इंडेक्स 78% तक क्रैश हो गया और वो सारा का सारा काल्पनिक पैसा जो बिना मुनाफे के बना था, हवा में गायब हो गया। 78%? बाप रे! और सबसे चिंताजनक बात यह है कि .com बबल कोई इकलौती घटना नहीं थी। इसके बाद 2008 का हाउसिंग क्रैश आया। इतिहास में ऐसे दर्जनों उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, वो तो है। स्मिथर्स अपनी किताब में इस बात का बड़ा गहरा तकनीकी विश्लेषण करते हैं कि बाजार के बार बार इस तरह विफल होने के पीछे 3 बहुत ही मजबूत और संरचनात्मक खामियां हैं, जिन्हें समझे बिना आप बाजार को डिकोड कर ही नहीं सकते। तो वो 3 मुख्य कारण क्या हैं? पहली खामी है इंसानी मनोविज्ञान, विशेष रूप से झुंड की मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी। जब कीमतों में लगातार उछाल आता है ना, तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है जो हमारी तार्किक सोच को एकदम पंगु बना देता है। मतलब जब हर कोई खरीद रहा है तो हम भी खरीद लें। बिल्कुल। जब हर कोई किसी एसेट को खरीदकर अमीर हो रहा हो, तो अकेले खड़े होकर यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये गणितीय रूप से गलत है। तो ये तो हुआ पहला कारण, इंसानी भावना है। हाँ, और दूसरा कारण जो इस पूरी चर्चा का मुझे सबसे दिलचस्प और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला पहलू लगता है, वो है संस्थागत दबाव या इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। एक आम धारणा तो यही है ना कि ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये दुनिया के सबसे कुशाग्र, तार्किक और ज्ञानी लोग होते हैं। मतलब ये तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आते हैं ना, तो फिर वे दूसरों के पैसे के साथ जुआ खेलने जैसी मानसिकता में कैसे फंस जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। असल में वे करियर रिस्क नाम के एक बहुत ही खतरनाक ढांचागत दबाव में काम करते हैं। अगर कोई बहुत स्मार्ट फंड मैनेजर ये पहचान भी ले कि बाजार में एक भयानक बुलबुला बन रहा है और वो अपने क्लाइंट्स का पैसा उस बुलबुले से बाहर निकाल ले, तो क्या होगा? तो वो अपने बेंचमार्क से बुरी तरह पिछड़ जाएगा। ओह! इस करियर रिस्क के पीछे का जो मैकेनिज्म है, उसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक फंड मैनेजर ने 99 में टेक शेयरों में निवेश करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उनकी वैल्यूएशंस बेतुकी है। जो कि उसका सही फैसला था गणित के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन उस साल बाजार और ऊपर चला गया। अब उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बाजार के मुकाबले बहुत खराब दिखेगी। संस्थागत निवेश की दुनिया में अगर कोई मैनेजर लगातार 2 या 3 तिमाहियों तक बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन करता है, तो निवेशक अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं और उस बेचारे मैनेजर की नौकरी चली जाती है। एकदम सही। महान अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी कि वित्तीय दुनिया में अपरंपरागत रूप से असफल होना गैर परंपरागत रूप से सफल होने से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। क्या बात है, बहुत गहरी बात है ये। है ना? एक मैनेजर के लिए बाकी दुनिया के साथ एक बुलबुले में पैसा डुबाना
करियर के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित है, बजाय इसके कि वो सही होने के लिए अकेला खड़ा रहे और अपनी नौकरी गंवा दे। और मुझे लग रहा है इसी के साथ तीसरी खामी भी जुड़ती है, जी जो है प्रोत्साहन की समस्या या इंसेंटिव प्रॉब्लम। बिल्कुल। यहाँ तो रिस्क और इनाम का जो बंटवारा है वो पूरी तरह से असंतुलित है। मैंने पढ़ा था कि अगर फंड मैनेजर उस बुलबुले के दौरान भारी रिस्क लेकर मुनाफा कमाता है जी तो उसे करोड़ों डॉलर्स का भारी भरकम बोनस मिलता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब बुलबुला फूटता है और बाजार क्रैश होता है तो जो पैसा डूबता है वो पेंशन फंड्स या आम निवेशकों का होता है। मैनेजर को तो अपना बोनस वापस नहीं करना पड़ता ना। बिल्कुल नहीं करना पड़ता। दूसरों के पैसे के साथ सबसे ज्यादा रिस्क लेने का एक बहुत बड़ा गणितीय और तार्किक कारण होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इन्हीं संरचनात्मक खामियों का परिणाम है कि हर बुलबुला एक बहुत ही स्पष्ट और अनुमानित चक्र या साइकिल से गुजरता है। वो 6 चरणों वाला चक्र जिसके बारे में स्मिदर्स बात करते हैं। हाँ, वही। स्मिदर्स के शोध के अनुसार इस चक्र के 6 चरण होते हैं। पहला चरण होता है डिस्प्लेसमेंट, या किसी नई तकनीक और विचार का आना, चाहे वो पुराने जमाने का रेल मार्ग हो, इंटरनेट हो या कोई नई प्रणाली हो। जो शुरुआत होती है। हाँ। फिर दूसरा चरण है बूम, जहां वो नया विचार काम करने लगता है और शुरुआती जो स्मार्ट निवेशक होते हैं उन्हें भारी मुनाफा मिलता है। अच्छा। ये मुनाफा एक चुंबक की तरह काम करता है, जो तीसरे चरण यानी यूफोरिया या मीडिया हाइप की ओर ले जाता है। इस समय तक आते आते हर वित्तीय समाचार पत्र और टीवी चैनल सिर्फ उसी एक विषय पर चर्चा कर रहा होता है और नए नए सिद्धांत गढ़े जाते हैं कि भाई इस बार चीजें अलग हैं। और यही वो खतरनाक मोड़ है जहां चौथा चरण यानी आम जनता की एंट्री शुरू होती है ना। बिल्कुल। जिसे फाइनेंस की दुनिया में शू शाइन बॉय इंडिकेटर भी कहा जाता है। मैंने इसके बारे में सुना है कि 1929 की महामंदी से ठीक पहले ये बात बहुत मशहूर हुई थी कि जब जूते पॉलिश करने वाला भी आपको स्टॉक के टिप्स देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बाजार का अंत एकदम करीब है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। मतलब आज के संदर्भ में देखें तो जब किसी पारिवारिक दावत में या मोहल्ले की चाय की दुकान पर वो लोग अचानक से जटिल वित्तीय डेरिवेटिव्स या एआई में निवेश की सलाह देने लगे जिन्होंने कभी कोई फाइनेंस की किताब नहीं पढ़ी, तो वो खतरे की सबसे बड़ी घंटी होती है। हाँ, क्योंकि जब बाजार में मौजूद वो आखिरी व्यक्ति भी अपनी सारी पूंजी लगा देता है जिसके पास कोई वित्तीय ज्ञान नहीं है, तो सिस्टम में नए खरीदार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लिक्विडिटी सूख जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? उस लिक्विडिटी के खत्म होने के बिंदु के बाद सिर्फ 2 चरण बचते हैं। 5वां चरण है मेनिया, जहां लॉजिक या तर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है और कीमतें ज्यामितीय गति से बढ़ने लगती हैं। बाप रे। और फिर अंततः आता है 6वां चरण, क्रैश, जब कोई मामूली सी नकारात्मक खबर या ब्याज दरों में छोटा सा बदलाव भी उस पूरे ताश के महल को ढा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रैश या बाजार की ये जो भारी वॉलेटिलिटी है, क्या वही असली जोखिम है? एंड्रयू स्मिथर्स इसका बहुत ही स्पष्ट और तकनीकी उत्तर देते हैं कि बाजार का रोजाना ऊपर नीचे होना असली जोखिम नहीं है। निवेश की दुनिया में असली जोखिम केवल एक ही है। और वो क्या है? ओवरवैल्यूएशन। ओवरवैल्यूएशन। तो इस ओवरवैल्यूएशन के मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। किसी भी वित्तीय संपत्ति का एक आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये मूल्य तो हवा में तय नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस संपत्ति द्वारा जो भविष्य में पैदा किया जाने वाला कैश फ्लो है या जो मुनाफा है उस पर आधारित होता है। अगर कोई व्यापार या शेयर अगले 10 सालों में 100 रुपए कमाने वाला है तो आज उसकी कीमत गणित के हिसाब से 100 रुपए से कम ही होनी चाहिए ताकि भविष्य में उस पर रिटर्न या मुनाफा मिल सके। एकदम सही लॉजिक है। लेकिन जब बुलबुला बनता है तो बाजार की कीमत इस आंतरिक मूल्य से पूरी तरह अलग होकर किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। हाँ, और हकीकत यह है कि जब भी किसी एसेट को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा जाता है तो भविष्य में उसके रिटर्न का कम होना या नुकसान होना गणितीय रूप से तय हो जाता है। यही वो असली रिस्क है जिसे ईएमएच थ्योरी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। तो फिर इस पूरी विनाशकारी व्यवस्था से बचने का कोई तरीका तो होगा? बिल्कुल है। इस विनाशकारी तंत्र से बचने के लिए स्मिथर्स एक 5 सूत्रीय सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पेश करते हैं। यह रणनीति किसी लहरों में फंसी नाव को संभालने जैसी नहीं है, बल्कि उस नाव को लहरों के बजाय तारों की दिशा देखकर चलाने जैसी है। अरे वाह, क्या उपमा दी है आपने। शुक्रिया। तो लहरें बाजार की भावनाएं हैं और तारे वो इंट्रिंसिक वैल्यू हैं जो कभी नहीं बदलती। तो पहला नियम यही है कि नेविगेशन का आधार हमेशा वैल्यूएशन होना चाहिए,
न कि बाजार का मूड। अगर कोई एसेट गणितीय रूप से महंगा है तो सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि बाकी सब उसे खरीद रहे हैं। और दूसरा नियम लॉन्ग टर्म की सोच अपनाना है। लंबी अवधि में बाजार हमेशा अपनी मीन या औसत की तरफ वापस लौटता है। इसे मीन रिवर्जन कहते हैं। हाँ, ये मीन रिवर्जन तो एकदम भौतिकी के गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह काम करता है। कोई चीज कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चली जाए, अगर वो अपनी बुनियादी वैल्यूएशन के सहारे खड़ी नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण उसे एक दिन जमीन पर खींच ही लाएगा। बिल्कुल खींचेगा। लेकिन इस रणनीति का पालन करने में जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बाधा है वो है इसका मनोवैज्ञानिक बोझ। मतलब ऐसा लगता है जैसे जिम जाने के नियम हो। जिम जाने के नियम वो कैसे? मतलब नियम बहुत सीधे और सरल लगते हैं। जैसे फिट रहने के लिए अच्छा खाना खाओ और कसरत करो। वैसे ही रणनीति का तीसरा और चौथा नियम कहता है कि बुलबुले के दौरान लालची ना बने और क्रैश के दौरान पैनिक ना करें। सुनने में तो बड़ा आसान है। हाँ, सुनने में तो बहुत तार्किक सलाह लगती है। लेकिन जब इंसान देखता है कि उसके आसपास के सभी लोग बिना कोई मेहनत किए करोड़ों कमा रहे हैं और वो खुद अपनी बुद्धिमती और अनुशासन के कारण पीछे छूट रहा है, तो उस समय अपने पोर्टफोलियो को बचाकर रखना एक भयानक मानसिक दबाव पैदा करता है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। और यही वो जगह है जहां पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम काम आता है, धैर्य, पेशेंस। हाँ, धैर्य सिर्फ एक निष्क्रिय गुण नहीं है। निवेश की दुनिया में ये एक बहुत ही आक्रामक और एक्टिव स्ट्रैटेजी है। अल्पावधि में या शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, जहां लोगों की भावनाएं, मीडिया का शोर और लोकप्रियता कीमतें तय करती हैं। लेकिन लंबी अवधि में ये एक वेइंग मशीन बन जाता है, जहां केवल और केवल कंपनी का असली मुनाफा, उसकी बैलेंस शीट और उसकी सही वैल्यूएशन ही उसका असली वजन तय करती है। एंड्रयू स्मिथर्स का ये पूरा शोध इस बात का एक बहुत ही पुख्ता रिमाइंडर है कि बाजार भले ही शॉर्ट टर्म में भावनाओं और ढांचागत खामियों का गुलाम हो, लेकिन अंततः जीत हमेशा बुनियादी अर्थशास्त्र और धैर्य की ही होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एक परफेक्ट और एफिशिएंट मार्केट का विचार महज एक गणितीय भ्रम है। बाजार के फेल होने की असली वजह हमारे इंसानी दिमाग की वायरिंग, हमारे लालच और संस्थागत ढांचे की वो खामियां हैं जो गलतियों को प्रोत्साहित करती हैं। बिल्कुल, अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद ना एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नई और शायद थोड़ी खौफनाक दिशा में ले जाता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, हमने अब तक स्थापित किया कि बाजार इंसानी भावनाओं, डर, लालच और झुंड की मानसिकता की वजह से फेल होते हैं। लेकिन आज दुनिया तेजी से बदल रही है ना। वॉल स्ट्रीट और दुनिया भर के वित्तीय केंद्रों पर इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम राज कर रहे हैं। हाँ, मशीनें आ गई हैं। बिल्कुल। अब करोड़ों के सौदे बस मिली सेकेंड्स में मशीनें कर रही हैं। ये मशीनें इंसान तो है नहीं, इनमें डर नहीं है, इनमें लालच नहीं है और इन्हें अपनी नौकरी जाने का कोई करियर रिस्क भी नहीं है। ये तो है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में बाजार कभी क्रैश नहीं होंगे? क्या एआई हमें वो परफेक्ट एफिशिएंट मार्केट दे देगा जिसकी कल्पना अर्थशास्त्रियों ने दशकों पहले की थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। ये जो एआई मॉडल है, ये उसी पुराने इंसानी डेटा, उसी झुंड की मानसिकता और उन्हीं ऐतिहासिक बुलबुलों के पैटर्न को पढ़कर ही तो ट्रेन किए जा रहे हैं। हाँ, डेटा तो इंसानों का ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये मशीनें इंसानी भावनाओं को हटाकर सिर्फ ठंडे गणित और डेटा के आधार पर एक ऐसा मशीनी बुलबुला तैयार करे जो इतनी तेज गति से बने और फूटे कि किसी भी इंसान, सरकार या सेंट्रल बैंक को पलक झपकाने तक का मौका ना मिले? बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। शायद तब जो तबाही आएगी वो किसी इंसानी डर या लालच की वजह से नहीं होगी, बल्कि एक निर्दयी कोड की एक लाइन की वजह से होगी जो पूरे ग्लोबल सिस्टम को सेकंडों में शट डाउन कर देगी। एक मशीनी क्रश। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो निवेश और फाइनेंस के भविष्य को लेकर हर स्थापित धारणा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली चुनौती इंसानी भावनाओं से बचना है या उन मशीनों से जो हमारी ही भावनाओं की नकल करना सीख गई हैं। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा सुनने वालों को कुछ नए नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। बिल्कुल करेगी।
अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की तह तक जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने निवेश का ध्यान रखें। नमस्कार।